जरा सोचिए, एक ऐसा ड्रोन जिसकी कीमत शायद एक पुरानी सेकंड हैंड कार से भी कम हो, है ना? हाँ बिल्कुल। और वो ड्रोन दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक का हवाई क्षेत्र पूरी तरह से ठप कर दे। मतलब, और इसका सीधा असर दुनिया भर के बाजारों में दिखने लगे, जो कि हम देख भी रहे हैं आजकल। एकदम सही। तो हमारे इस गहन विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज 13 मार्च 2026 है और अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस भयानक युद्ध का आज 14वां दिन है। 14 दिन हो गए हैं, समय कैसे बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा। सच में। और आज हमारे सामने जो आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स और खुफिया रिपोर्ट्स का पूरा पहाड़ है, उसमें हर तरह के राजनीतिक विचार शामिल हैं। हाँ, मतलब कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो लेफ्ट की तरफ झुकाव रखती हैं, तो कुछ राइट की तरफ। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं कि हमारा मकसद यहाँ किसी भी एक पक्ष का झंडा उठाना या किसी भी विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हमारा काम तो बस इन अलग अलग स्रोतों में जो जानकारी है उसे तटस्थ रूप से सामने रखना है। हाँ, ताकि इस पूरी धुंधली तस्वीर के पीछे की जो असली हकीकत है वो साफ हो सके। क्योंकि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जिस तरह से जहाजों की आवाजाही रुकी है और तेल की कीमतें जो आसमान फाड़ रही हैं, बिल्कुल, उससे एक बात तो तय है कि ये युद्ध अब सिर्फ मध्य पूर्व के एक छोटे से हिस्से में कैद नहीं है, ये सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था का गला घोट रहा है। एकदम सही कहा आपने। तो चलिए सतह से थोड़ा नीचे उतरते हैं और इस पूरे मामले को खोल कर देखते हैं कि आखिर जमीनी स्तर पर और वैश्विक स्तर पर चल क्या रहा है। अगर हम शुरुआत ईरान के अंदरूनी हालात से करें तो वहाँ सत्ता के गलियारों में जो कुछ हो रहा है वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। सस्पेंस थ्रिलर? वो कैसे? देखिए, पिछले हफ्ते ही ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या हुई और अब उनके बेटे मुजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया है। हाँ, ये खबर तो काफी सुर्खियों में थी, है ना? यही तो बात है। वे खुद जनता के सामने व्यक्तिगत रूप से नहीं आए हैं, कोई वीडियो नहीं है, कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं है। और इसी बात ने अफवाहों का बाजार काफी गर्म कर दिया है। स्रोतों में हमने पढ़ा कि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ का एक बयान बहुत प्रमुखता से उभर कर आ रहा है। हाँ, मैंने भी देखा वो। हेग्सेथ का दावा है कि मुज्तबा खामेनेई घायल हैं और संभवतः उनका चेहरा या शरीर मतलब बुरी तरह झुलस चुका है, जिसे वो डिसफिगर्ड कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा दावा है ना? अगर एक पल के लिए इस दावे को सच मान भी लिया जाए तो युद्ध के बीचों बीच किसी देश के सबसे बड़े नेता का इस तरह गायब रहना सेना और जनता के मनोबल पर क्या असर डालता होगा? ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक शून्य पैदा करता है। मतलब जब देश पर चौतरफा हमले हो रहे हों तब लीडर का चेहरा ही सिस्टम को जोड़े रखता है। सही बात है। अगर वो चेहरा ही गायब है तो अफवाहें हकीकत से ज्यादा तेजी से फैलती हैं और इसी कमजोरी का फायदा अमेरिका उठा रहा है। हाँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ पिछले नेतृत्व को खत्म करने की जिम्मेदारी खुलेआम ली है, बल्कि इसे एक बहुत बड़ा सम्मान तक कह डाला है। और ट्रंप ने जो कहा उसमें एक और बहुत बड़ा दावा छिपा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के क्राउन ज्वेल यानी खाग द्वीप के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है और तेल ठिकानों को भी उड़ाने की धमकी दी है। ये खाग द्वीप को क्राउन ज्वेल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि खाग द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था का कह सकते हैं कि दिल है। ईरान का लगभग 90% कच्चा तेल इसी एक द्वीप से निर्यात होता है। बाप रे, 90%? हाँ, तो ट्रंप का ये बयान महज कोई सैन्य अपडेट नहीं है, ये एक खुली आर्थिक धमकी है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ तुम्हारे हथियार नष्ट नहीं कर रहे, हम तुम्हारी आजीविका बंद कर सकते हैं। मतलब ये ईरान को बातचीत की मेज पर घुटनों के बल लाने की स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल, लेकिन ईरान के अंदर सिर्फ बाहरी हमले ही नहीं हो रहे हैं। हाँ, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि राजधानी तेहरान में एक सरकार समर्थक रैली के पास जबरदस्त विस्फोट हुए हैं जिसमें मौतें भी हुई हैं। और हैरानी की बात यह है कि उस रैली में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी, राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी थे, है ना? हाँ, देश के सबसे हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे वहाँ। और इसके तुरंत बाद रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बहुत ही सख्त चेतावनी जारी कर दी कि देश के अंदर किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन को, मतलब जो जनवरी में हुआ था, उससे भी ज्यादा बेरहमी से कुचला जाएगा। यहाँ हमें इन दो चीजों को जोड़कर देखना होगा। एक तरफ सरकार के सबसे बड़े नेताओं के आसपास बम फट रहे और दूसरी तरफ सरकार अपनी ही जनता को धमका रही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि ईरान का नेतृत्व इस वक्त दो मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। एकदम सही।
बॉर्डर पर अमेरिका और इजराइल से, और देश के अंदर अपने ही असंतुष्ट नागरिकों से। जब कोई सत्ता डरी हुई होती है तभी वो इस तरह की अतिवादी चेतावनियां देती है। और इजराइल शायद इसी डर का फायदा भी उठा रहा है। इजरायली सेना ने हाल ही में तेहरान के अंदर बासीज फोर्स के चेक पॉइंट्स पर सटीक हमले किए हैं। हाँ, और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा भी है कि इजराइल सत्ता परिवर्तन का माहौल बना सकता है, लेकिन आखिरी फैसला ईरान की जनता को करना होगा। पर एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात खटक रही है। मतलब क्या इजराइल सच में सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर रहा है, या उसका असली मकसद जानबूझकर ईरान के अंदर एक आंतरिक विद्रोह भड़काना है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो बासीज फोर्स कोई रेगुलर आर्मी नहीं है जो बॉर्डर पर लड़ती है। बाजीज का मुख्य काम है शहरों के अंदर आंतरिक सुरक्षा, मतलब जनता पर सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना। बिल्कुल। तो जब इजराइल तेहरान के बीचों बीच बाजीज के चेक पॉइंट्स उड़ाता है तो वो सिर्फ मिलिट्री पर हमला नहीं कर रहा, वो ईरान की आम जनता को एक सीधा संदेश दे रहा है कि देखो, जो पुलिस तुम्हें डरा कर रखती है वो खुद अपनी जान नहीं बचा पा रही। हाँ, ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। ये ईरान की जनता को ये दिखाने की कोशिश है कि उनका नेतृत्व कमजोर पड़ रहा है। मतलब ये बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा है, जहां राजा को घेरने के लिए उसके आसपास के सबसे मजबूत मोहरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सही तुलना की आपने। लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है, वो इस दबाव को मध्य पूर्व के बाकी देशों की तरफ मोड़ रहा है। हाँ, सूत्रों के अनुसार ईरान ने उन सभी खाड़ी देशों की तरफ ड्रोन्स और मिसाइलें दागी हैं जहां अमेरिकी सेना के अड्डे हैं, और तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। मतलब जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले हैं। ओमान के उत्तरी औद्योगिक क्षेत्र में एक ड्रोन हमले में 2 लोगों की जान चली गई। और बहरीन की स्थिति तो देखिए, 28 फरवरी से अब तक वहां 114 मिसाइलें और 190 ड्रोन रोके गए हैं। 190 ड्रोन। और सऊदी अरब ने भी अपने पूर्वी क्षेत्र में पहले 10 और फिर 28 और ड्रोनों को नष्ट किया है। और सिर्फ सैन्य अड्डों पर ही नहीं, यूएई में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कुछ होटलों पर भी ईरानी हमले हुए हैं। हाँ, मैंने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया ने तो यूएई और इजराइल से अपने सभी गैर जरूरी अधिकारियों को वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। स्थिति इतनी गंभीर है। पर रुकिए, अगर ईरान की लड़ाई अमेरिका और इजराइल से है तो दुबई के एयरपोर्ट या होटलों पर ड्रोना गिराने का क्या लॉजिक है? क्या ये सिर्फ बौखलाहट है या इसे एक वैश्विक आर्थिक नाकाबंदी के रूप में देखा जाना चाहिए? मुझे लगता है कि इसे महज बौखलाहट समझना गलत होगा। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की नसों को काटने जैसा है। वो कैसे? देखिए, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट या कतर के एलएनजी प्लांट पर ड्रोन हमले महज सैन्य घटनाएं नहीं हैं। दुबई मध्य पूर्व का सबसे बड़ा कमर्शियल हब है। जब वहां हमले होते हैं तो उड़ानें रद्द होती हैं, निवेशक घबरा जाते हैं, और इसका सीधा असर हर आम इंसान की जेब पर पड़ता है। बिल्कुल। कतर का हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद है। कतर एयरवेज को फंसे हुए नागरिकों को निकालने के लिए 140 विशेष उड़ानें शुरू करनी पड़ी। और इसी बीच इजरायली मीडिया ने यह दावा कर दिया कि कतर ने जानबूझकर अमेरिका में ऊर्जा की कीमतों में हेरफेर करने के लिए एलएनजी उत्पादन रोक दिया है। हाँ, लेकिन कतर ने इस दावे को तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये रोक किसी साजिश के तहत नहीं, बल्कि ईरानी ड्रोन हमले के कारण लगानी पड़ी। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एकदम। और बात अगर हथियारों और उनके अर्थशास्त्र की हो रही है तो अमेरिका की जो नई रणनीति सामने आई है वो काफी दिलचस्प है। हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका जापान के ओकिनावा से लगभग 2200 मरीन सैनिकों को मध्य पूर्व में तैनात करने की योजना बना रहा है। लेकिन साथ ही अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान में जमीनी सेना भेजने की संभावनाओं को कम आंका है। हाँ, उन्होंने कहा कि युद्ध आज खत्म होता नहीं दिख रहा है, लेकिन जमीनी सेना भेजना मुश्किल है और यहीं से नई तकनीक की एंट्री होती है। मेरॉप्स इंटरसेप्टर ड्रोन, है ना? बिल्कुल। अमेरिकी सेना ने मध्य पूर्व में 10,000 मेरॉप्स इंटरसेप्टर ड्रोन तैनात किए हैं। इनकी कीमत लगभग 14 से 15,000 डॉलर प्रति ड्रोन है। और ये ईरानी ड्रोनों से निपटने के लिए महंगे मिसाइल रक्षा प्रणालियों का एक बहुत ही सस्ता विकल्प है। सच कहूं तो महंगे मिसाइल सिस्टम की जगह इन सस्ते मेरॉप्स ड्रोन का इस्तेमाल करना मुझे ऐसा लगता है जैसे मच्छरों के झुंड को रोकने के लिए कोई भारी और महंगी मशीन लगाने के बजाय आप हजारों सस्ते इलेक्ट्रॉनिक बैट का इस्तेमाल कर रहे हो। ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी है और ये युद्ध के अर्थशास्त्र पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? देखिए,
जहां एक तरफ तकनीक के जरिए पैसे बचाने की कोशिश हो रही है, जैसे कि ये सस्ते मेरॉपस्टोन, वहीं दूसरी तरफ युद्ध का कुल खर्च इतना ज्यादा है कि देश के अंदर ही इसका भारी विरोध शुरू हो गया है। हाँ, अमेरिका में घरेलू विरोध काफी बढ़ गया है। स्रोतों के अनुसार 250 से अधिक अमेरिकी संगठनों ने कांग्रेस को पत्र लिखकर युद्ध की फंडिंग रोकने की मांग की है। उनका तर्क है कि युद्ध के पहले 6 दिनों में ही $11.3 बिलियन खर्च हो गए हैं। 11.3 बिलियन डॉलर सिर्फ 6 दिनों में? हाँ, और उनका कहना है कि यह पैसा घरेलू जरूरतों जैसे फूड बेनिफिट से हटाकर यहाँ लगाया जा रहा है। तो एक आम नागरिक यही सोचेगा कि हमारे हिस्से का पैसा दूसरे देश में युद्ध पर क्यों खर्च हो रहा है? बिल्कुल, और ये तो सिर्फ आर्थिक कीमत है। अगर हम इस युद्ध की मानवीय त्रासदी की बात करें तो वो और भी डरावनी है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के जो आंकड़े हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। 28 फरवरी से अब तक वहां 1444 लोगों की मौत हुई है और 18,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये बहुत ही भयानक है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि पीड़ितों की उम्र 8 महीने के बच्चे से लेकर 88 साल के बुजुर्ग तक है। उफ, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? भू राजनीति के इस शोर में असली कीमत तो आम इंसान ही चुका रहा है ना? बिल्कुल, और ये संघर्ष अब किसी एक सीमा में कैद नहीं है। अगर आप भौगोलिक फैलाव पर ध्यान दें तो लेबनान में भी इजरायली हमलों में कम से कम 687 लोग मारे गए हैं, जिनमें 58 बच्चे शामिल हैं। हाँ, और भारी बमबारी के कारण 7 से 7.5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस एकजुटता दिखाने बेरूत पहुंचे हैं। और इराक की घटनाएं भी ये साबित करती हैं कि युद्ध फैल चुका है। पश्चिमी इराक में एक अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग विमान क्रैश हो गया, जिसमें सभी 6 क्रू सदस्यों की मौत हो गई। हालांकि सेंटकॉम का कहना है कि ये क्रैश किसी हमले के कारण नहीं था। हाँ, लेकिन इराकी जल क्षेत्र में जो हुआ वो तो सीधा हमला था। अमेरिका के स्वामित्व वाले तेल टैंकर पर हमले में एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई। और इसके बाद इराक ने अपना पोर्ट ऑपरेशन ही बंद कर दिया। भारत का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी एक भारतीय नागरिक मारा गया। और इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में एक ईरानी ड्रोन हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक की मौत हो गई। इस युद्ध में फ्रांस के लिए पहली कैजुअलिटी है। ये दिखाता है कि फ्रांसीसी सैनिक, भारतीय नाविक, अमेरिकी क्रू और लेबनानी तथा ईरानी नागरिक सब इस आग में जल रहे हैं। मतलब ईरान समर्थक गुट विदेशी बलों के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे एक तरफ वैश्विक स्तर पर आर्थिक झटके लग रहे हैं, दूसरी तरफ नई युद्ध तकनीक जैसे मेरॉप्स का परीक्षण हो रहा है, और सबसे ऊपर एक बहुत ही भारी मानवीय कीमत चुकाई जा रही है। ये जानकारी किसी भी व्यक्ति को दुनिया के बदलते स्वरूप को गहराई से समझने में काफी मदद करेगी। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते स्रोतों के आधार पर एक आखिरी विचार मैं श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगा। स्रोतों में इस बात का जिक्र था कि नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ईरान को अपने परमाणु और बैलिस्टिक प्रोजेक्ट्स को जमीन के नीचे ले जाने से रोकना चाहता है। अंडरग्राउंड बेसिस की बात हो रही है यहाँ। हाँ, तो जरा सोचिए, अगर ईरान के सभी प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकाने जमीन की गहराई में चले जाते हैं और अमेरिकी बेस लगातार खतरे में रहते हैं, तो क्या यह युद्ध एक ऐसे रूप में बदल जाएगा जिसे ऊपर से मतलब आसमान के जरिए जीतना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा? ये बहुत ही गंभीर सवाल है। क्या भविष्य का युद्ध पूरी तरह से जमीन के नीचे लड़ा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने और इस चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद।